नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी, बातें नहीं भी ये क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री, इतिहास में। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य वंश पे। मौर्य वंश पे, मौर्य वंश के संस्थापक भी जिन बच्चों ने लिख रखा है वो ना लिखे, कोई ध्यान से सुन लो। मौर्य वंश के संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, बातें नहीं भी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के राजा को हरा के, नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके, और कौन से वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की भी। और कब की? लिखो भी, मौर्य वंश की 322 बीसी में भी। अगर पूछ ले भी घनानंद को पराजित कब किया? 322 बीसी में किया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो इनका शासन रहा वो 322 बीसी से 298 बीसी तक रहा भी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन रहा वो 322 बीसी से 298 बीसी तक रहा भी। और जो है गणानंद को पराजित करने में चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किसने दिया था भी? चाणक्य ने दिया था। लिखे भी, चंद्रगुप्त मौर्य को राजकार्य की जो शिक्षा दी वो चाणक्य ने दी थी। लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य को राजकार्य कि कैसे राजपाट चलाना है, इसकी जो राजकार्य की जो शिक्षा दी थी, वो किसने दी थी भी? चाणक्य ने। चाणक्य ने। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है भी? हो कौटिल्य। और किस नाम से? विष्णुगुप्त। भी ध्यान रखना, तीनों नाम ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चाणक्य, कौटिल्य, और इनका जो वास्तविक नाम पूछे तो विष्णुगुप्त भी। और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी भी? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स भी। इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है चाणक्य के एग्जाम में बहुत बार ये पूछी जाती है भी। अर्थशास्त्र जो है, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो। अर्थशास्त्र जो पुस्तक भी, इसके रचयिता कौन है? चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है भी। तीनों नाम ध्यान रखने हैं तुम्हें। एग्जाम में कोई भी दे सकता है भी चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में कौटिल्य भी दे सकता है, ऑप्शन में विष्णुगुप्त भी दे सकता है। तो ध्यान रखें, उस टाइम जो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग था भाई? राजनीति से। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद लिखें, चाणक्य को, ये चंद्रगुप्त को, सॉरी भाई, चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथ में सेंड्रोकोट्स का है भी। चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथ में सेंड्रोकोट्स कहा गया है भी। हाँ जी, सेंड्रोकोट्स कहा गया है। सेंड्रोकोट्स किसको कहा गया है भी? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन से ग्रंथ में? यूनानी ग्रंथ में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जैन धर्म को अपनाया था। बिल्ली को चंद्रगुप्त मौर्य ने, मैंने चंद्रगुप्त के बारे में तुम्हें कल बता दिया था, आज हम इनके बारे में लिखेंगे भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, ये बात मैंने तुम्हें जैन धर्म में बताई थी भी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे भी।
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की की सुलेखना विधि से 298 बीसी में अपने प्राण त्याग दिए थे भी त्याग दिए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने प्राण त्यागे वो कौन सी विधि के द्वारा भी? सुलेखना विधि। सुलेखना विधि जो है जैन धर्म की है। सुलेखना विधि में ये बोला गया कि जो अंतिम दिनों में वो पानी की एक बूंद तक नहीं लेते भी, खाना पीना और पानी सब कुछ वो त्याग कर देते हैं। ये मैंने तुम्हें जैन धर्म में बताया था, क्लियर है। परंतु मैंने जैन धर्म पढ़ाया जब तुम्हें बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कितने भागों में बंट गया था भी? 2 भागों में, एक सतुल भदरभी और एक भदरबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा अपनाया था भी? हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में, पूरा लिख लो, जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य ने भदरबाहु को अपनाया था भी, अपनाया था। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ही पूछ सकता है भी, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किस धर्म का अनुयायी था भी? जैन धर्म का था। उन्होंने अपने प्राण जो है किस विधि के द्वारा त्यागे थे? सुलेखना विधि के द्वारा त्यागे थे। और वो जैन धर्म में किस मतलब है किस पार्ट से थे भी, अगर पूछ सकता है भी, सतुल है भदर या भदरबाहु से था। तो भदरबाहु जो है, और भदरबाहु को आगे 2 पार्टों में, जो सतुल है भदर और भदरबाहु को तो हमने किन किन पार्टों में किया? जो सतुल है भदर जो लोग थे वो श्वेतांबर, और भद्रबाहु जो लोग थे वो दिगंबर भी, जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो ये ध्यान रखना, भद्रबाहु है, इसके पीछे आप लिख सकते हो दिगंबर को अपनाया था। भद्रबाहु, यहाँ दिगंबर, भद्रबाहु दिगंबर। दिगंबर को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे, लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्य गुप्त वैश्य थे। पुष्य गुप्त वैश्य था भी। और इसी पुष्यगुप्त ने पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। और किसने करवाया? उसके राज्यपाल पुष्य गुप्त ने करवाया था भी। क्लियर है? अब लिखो भी, ये सुदर्शन झील पड़ती कहाँ है? सुदर्शन झील भी ये जूनागढ़ गुजरात में पड़ती है। जूनागढ़ गुजरात में स्थित है ये झील है, जूनागढ़
गुजरात में स्थित है भी। लिख लिया नहीं? उसके बाद लिखें इसे सुदर्शन झील का दोबारा जो जीर्णोद्धार करवाया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, द्वारा दोबारा जो मरम्मत करवाई थी, जीर्णोद्धार जो करवाया था वो किसने करवाया? रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। तो इसकी मरम्मत वगैरह जो करवाई थी वो किसने करवाई थी? रुद्र दमन प्रथम ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, जीर्णोद्धार जो किसने करवाया था? रुद्र दमन ने, रुद्र दमन प्रथम ने। तो आगे आएगा रुद्र दमन, हम पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी, जो सुदर्शन झील है कहाँ स्थित है भी? ये जूनागढ़ है, गुजरात में। जूनागढ़ से तुम्हें कुछ याद आया? क्या था? क्या था बताइए? सिंधु सभ्यता का जो न्यू निर्मित स्थल जो खोजा गया है वो कौन सा खोजा गया है? जूनागढ़। ये धोलावीरा से कुछ ही की दूरी पे पड़ता है भी। यहाँ साक्ष्य मिले, जूनागढ़ तो पहले ही था, परंतु सिंधु सभ्यता से संबंधित जो साक्ष्य मिले जूनागढ़ में। क्लियर है? सुदर्शन है जो झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्र दमन प्रथम ने करवाया था। क्लियर है? एक बार जितना लिखा है हमने एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बिंदुसार करेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक में चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के राजा को पराजित करके, नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी थी? और किसकी सहायता से घनानंद को पराजित किया था? चाणक्य की सहायता से भी। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्होंने कब पराजित किया? 322 बीसी में। और 322 से वो 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा भी। इसे यूनानी ग्रंथ में इसको जो राजकार्य की जो शिक्षा दी थी वो किसने दी थी? चाणक्य ने दी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रकोट्स भी। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ही पूछा जा सकता है भी, चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था? सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता था। ये हमें जानकारी कहां से मिलती है? यूनानी ग्रंथ से। चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था भी? जैन धर्म का अनुयायी था। और उन्होंने अपने जो प्राण त्यागे थे 298 बीसी में किस विधि के द्वारा? सुलेखना विधि के द्वारा। और वो जैन धर्म में किस मतलब अगर वंश से थे तो भद्रबाहु से। और भद्रबाहु जो कैसे थे? दिगंबर थे भी, जो नग्न अवस्था में रहते थे भी। और जो श्वेत अंबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। उसके बाद है भी जैन धर्म में ये हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल कौन थे? पुष्यगुप्त थे। और पुष्यगुप्त ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का। और सुदर्शन झील कहाँ पड़ती है? जूनागढ़ में पड़ती है भी। कहाँ पड़ती है? जूनागढ़ में पड़ती है। जूनागढ़ कहाँ है भी? गुजरात में है। यहाँ हाल ही में सिंधु सभ्यता से साक्ष्य मिले, सिंधु सभ्यता के जो, और ये धोलावीरा से थोड़ी दूरी पे स्थित है भी, जूनागढ़ है जो है। और इस झील का, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था भी? रुद्र दमन ने करवाया था। अब लिखे भी नेक्स्ट जो है, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट जो राजा आता है बिंदुसार। लिखे बिंदुसार। बिंदुसार तो मैंने तुम्हें कल बता दिया था किसका बेटा है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसका नाम, अपने बेटे का नाम बिंदुसार रखा गया। कहते भी उसके माथे पे जहर का एक डॉट सा था, तो इसको बिंदु भी, ये बिंदु जैसा था, ऐसा बताया गया है, तो उसका नाम बिंदुसार रख दिया गया था। बिंदुसार जो
शासक रहे एक मिनट, बिंदुसार है जो शासन रहे भी 298 बीसी से 298 बीसी से 273 बीसी तक इनका शासन काल रहा था। किसका? बिंदुसार का शासन काल। अगर इनका टाइम पीरियड पूछे तो ये 298 बीसी से 273 बीसी तक। सही लिखा? क्या दिक्कत है? किसके बेटे थे भी बिंदुसार? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आगे लिखे भी। बिंदुसार ने अपने आप को उपाधि दी थी भी आमित्र घात की। बिंदुसार को उपाधि भी, बिंदुसार के एग्जाम में पूछा गया है, उपाधि इन्होंने अपने आप को जो उपाधि दी थी आमित्र घात की। इन्होंने अपने आप को जो उपाधि दी थी आमित्र घात की। और आमित्र घात जो है इसका मीनिंग जो है शत्रुओं का विनाश करने वाला। आमित्र है, अच्छा मैंने गलत कर दिया, चलो ठीक। इन्होंने अपने आप को उपाधि दी थी आमित्र घात की। और आमित्र घात का मीनिंग बहुत बार पूछा गया भी, इसका जो अर्थ है शत्रुओं का विनाश करने वाला भी। शत्रुओं का विनाश करने वाला, करने वाला। बिंदुसार ने मगध की राजधानी राजगृह को मनाया था। बिंदुसार ने मगध की राजधानी राजगृह को मनाया था, बनाया था। बनाया था। बिंदुसार जो है इनका शासन जो कब से लेके कब तक रहा? 298 बीसी से 273 बीसी तक रहा इनका जो शासन है। और इन्होंने अपने आप को उपाधि दी थी किसकी भी? आमित्र घात की। आमित्र घात क्या है भी? शत्रुओं का विनाश करने वाला। और इन्होंने अपनी राजधानी मगध की राजधानी कौन सी बनाई भी? राजगृह। कहाँ पड़ता है राजगृह? कहाँ पड़ता है? बिहार में। किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी थी? मगध की। अरे कॉन्फिडेंस से तो बोला, दोबारा पूछ लेते हैं फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन। टीचर रिपीट कर देता है क्वेश्चन को तो अपने आप पे डाउट हो जाता है ना। तो ध्यान रखना भी, मगध की राजधानी हमने महाजनपद में पढ़ा तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। क्लियर है? जो बिंदुसार थे ये आजीवन संप्रदाय के अनुयायी रहे भी। बिंदुसार हैं, बिंदुसार हैं आजीवन संप्रदाय के अनुयायी रहे थे। लिख लो, बताऊंगी। आजीवन संप्रदाय होता है भी, ये किसी भगवान में विश्वास नहीं करते थे। ये नास्तिक थे। क्या कैसे थे? नास्तिक। जो नास्तिक क्या होता है? नास्तिकवादी। आस्तिक और नास्तिक पढ़ते हैं ना। जो भगवान में विश्वास करते हैं उसको क्या बोलते हो? नहीं करते उसको? हाँ जी, ये नास्तिक। ये भगवान में विश्वास नहीं करता था। ये पूरे जीवन में
क्या रहा भाई? अनास्तिक रहा। हो सकता है भी बिंदुसार, सुन लो ये, बिंदुसार के टाइम में जो चाणक्य था वो किस पद पर थे? भी बिंदुसार के टाइम में चाणक्य प्रधानमंत्री था भी। लिखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिंदुसार के शासन काल में चाणक्य प्रधानमंत्री था भी, प्रधानमंत्री था भी। प्रधानमंत्री, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद लिखो अशोक भाई। जो अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अशोक से पूछे जाते हैं। उसके बाद लिखो भी बिंदुसार का पुत्र अशोक भी। अशोक भी। यहां से क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अशोक लिखे। अशोक जो है किसका पुत्र है भाई? बिंदुसार। पुत्र किसका है भी? बिंदुसार। लिख लो, कई बच्चों को फिर डाउट हो जाएगा कि मैडम ने लिखा है नहीं। पुत्र है बिंदुसार। अशोक का जो शासनकाल रहा, अशोक का शासनकाल रहा ये 273 बीसी से 232 बीसी तक में। 73 बीसी से 232 बीसी तक इनका जो शासनकाल रहा, 273 बीसी से 232 बीसी तक में। 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। तुम्हें एक ध्यान रखना भी, जब राजा तभी नेक्स्ट राजा आता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर वैसे तो पूछता ही नहीं है, मैं जो बातें पूछी नहीं जाती वो मैंने लिखाई नहीं है। अगर तुम्हें लगता है भी बिंदुसार की मृत्यु कब होगी, तो 200 बीसी में होगी थी। बिंदुसार की जो मृत्यु है वो कब होगी थी? 273 बीसी में होगी थी। क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहां से। उसके बाद जो है अशोक आता है भी। अशोक और जो थे वो 4 भाई थे भी। अशोक हैं जो थे वो 4 भाई थे। बिंदुसार की मृत्यु होती है तो ऐसे कोई तय नहीं किया गया, परंतु सबसे जो बहादुर था 4 भाइयों में अशोक था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो अवंती के राज्यपाल थे भी। लिखो, बिंदुसार के शासन काल में अशोक अवंती के राज्यपाल थे भी। अवंती के राज्यपाल थे भी। अवंती कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। अवंती मगध था ना, महाजनपद था। कहाँ पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में। तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ का राज्यपाल था भी? अवंती का। तो 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, तो उसके सामने सिचुएशन क्रिएट होती है भी। और बिंदुसार के टाइम में ही जब बिंदुसार बीमार पड़ गए थे तो तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। तक्षशिला में युद्ध हो रहा था, उसको विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा, और अशोक ने
जो तक्षशिला विद्रोह था उसको शांतिपूर्वक निपटा दिया था भाई, शांति से उस विद्रोह को समाप्त कर दिया। उसके बाद है 73 में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के 4 साल बाद अशोक का राज्याभिषेक होता है। लिखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गद्दी पे तो वो 273 बीसी में ही आ गया था, परंतु उन्होंने 4 साल में क्या किया, अपने 3 भाइयों को निपटा दिया। उन्होंने जो 4 साल में क्या किया, पहले उन्होंने अपनी जो अड़चने थी उनको खत्म किया। तो अपने जो 4 भाई थे उसमें एक तो अशोक ही था, तो 3 भाइयों को निपटा दिया ताकि उनके सामने कोई अड़चन ना आए। लिखो, अशोक का राज्याभिषेक 4 बरस बाद में हुआ भी, 4 बरस बाद में हुआ था। तो 4 बरस निकाल दो भी, 273 में कब हुआ, 269 है बीसी में, और 4 साल 269 होगा। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ वो 4 साल के बाद हुआ, तो 273 में से 4 माइनस करते हैं तो 269 आएगा। 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए ना, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कितना हो गया भाई, 261 हो गया। 261 है बीसी में कलिंग का युद्ध भी, बीसी में कलिंग का युद्ध हो गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब जो है क्वेश्चन आप नोट करें। राज्याभिषेक पूछता है भी उसका, ठीक कर लो। राज्याभिषेक पूछता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। गद्दी पे तो कब बैठ गया था वो, 273 बीसी में बैठ गया था, परंतु उसका राज्याभिषेक कितने बरस के बाद हुआ, 4 बरस के बाद। कब हुआ, 269 बीसी में हुआ। कलियर है। और ये भी पूछता है बिंदुसार के टाइम में वो कहाँ का राज्यपाल था भी, अवंती का राज्यपाल था। मोस्ट इंपोर्टेंट है इनमें क्वेश्चन, कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का। और कहा उसका शासन जो है, जो मौर्य वंश का है, बाकी मैंने तुम्हें नंद वंश, हर्यक वंश करवाया, शिशुनाग वंश करवाया, नंद वंश करवाया, तो मैंने तुम्हें इतना सन पे फोकस नहीं किया था, क्योंकि वहां से सन नहीं पूछता। वहां से ये पूछेगा भी हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया, नंद वंश आया, वहां ये पूछता है। परंतु मौर्य वंश से ये पूछता है भी अशोक का जो शासन काल रहा था वो कब से लेके कब तक है रहा था, 273 बीसी से 232 बीसी तक रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, इसका शासन काल। उसके बाद जो है कलिंग युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी कलिंग युद्ध। और ये कब हुआ, कलिंग का जो युद्ध है कब हुआ, ये पीछे जो अब ग्रुप डी के पीछे एग्जाम हुए ना 2023 में, हर शिफ्ट में अशोक से क्वेश्चन था भी। और क्वेश्चन जब आ जाए ना भी, अब मैं आपको जैसे कहती हूँ भी क्वेश्चन अगर किसी शिफ्ट का पहले पेपर हो जाता है भी, हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे हम सीटी का देंगे, कोई भी शिफ्ट का आ जाए, तो उससे ये नहीं है तुम उस क्वेश्चन को रटना है, उस क्वेश्चन को नहीं रटना। उस क्वेश्चन से संबंधित अशोक के बारे में पूछा ना तो सारे अशोक को पढ़ दो, उसके बारे में तब होगा। ये नहीं है वो क्वेश्चन आएगा, सेम कॉपी कभी नहीं होती, परंतु जो है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर शिफ्ट में था, एक शिफ्ट में पूछा, इसका शासनकाल पूछा, राज्याभिषेक पूछा, फिर इसका पूछा भी कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 बीसी में हुआ, और जो है कलिंग का युद्ध। उसके बाद पूछा नेक्स्ट जो शिफ्ट थी लास्ट वाले, उसमें पूछा भी कलिंग जो है कहां पड़ता है वर्तमान में।
कलिंग जो है, कलिंग क्षेत्र है, वर्तमान में पूछिए, वर्तमान में कलिंग क्षेत्र ओडिशा में पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। अब उड़ीसा नहीं बोलते हम, ओडिशा बोलते हैं। अब उड़ीसा का नाम बदल कर है ओडिशा किया गया। क्लियर है, क्लियर है, यहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो कलिंग का युद्ध है, ये मैं जो चंद्रगुप्त का मौर्य का जो शिलालेख है, कौन से शिलालेख में जानकारी मिलती है, ये लिखिए। एक मिनट, कलर चेंज कर ले, लिखो। कलिंग युद्ध की जानकारी, जानकारी अशोक के 13वें शिला लेख से मिलती है भी, मिलती है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कलिंग, जो कलिंग का युद्ध है, अशोक के कौन से शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है कलिंग के युद्ध की? 13वें शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? सिलाई होती है भी, पत्थर जैसे उनकी सिलाई होती है, उन पे नाम जो अक्सर खुदाई होते हैं, उनके बारे में, राजा के बारे में अपनी जानकारी दी होती है। और अभिलेख पूछे तो अभिलेख जैसे काठ के जो पत्थर होते हैं, उन पात्रताओं से बनी हुई काठ की जो लकड़ियां होती है, अभिलेख होते हैं। स्तंभ पूछे तो स्तंभ भी जैसे लोहा वगैरह है, उन पे बनाए होते हैं। तो ये ध्यान रखना, स्तंभ, शिलालेख और अभिलेख। ये एग्जाम में तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए भी। शिला का जिक्र आ गया, शिला किसको बोलते हैं? पत्थर को ही बोलते हैं, अरे पत्थर को ही बोलते हैं। उन पे अक्सर जो उनके बारे में, राजाओं के बारे में जानकारी खुदाई हुई थी। क्लियर है? अब यही लिख लो भी, अशोक के जो शिलालेख थे वो कितने थे? 14 थे। यहां लिख लो, अब इकट्ठा आ गया तो बार बार लाइन। अशोक के जो, लिखो, अशोक के 14 शिलालेख थे, 14 शिलालेख थे। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक से संबंधित है शिलालेख है, कितने थे भी? 14 थे भी। अगर पूछे भी, इसमें ये कई बार पूछता है भी सबसे छोटा कौन सा था और सबसे बड़ा कौन सा था, तो लिख लो, अशोक, अशोक का 7वां शिलालेख, शिलालेख सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था। अशोक का 7वां शिलालेख एक और बात है इसमें, अगर सबसे बड़ा पूछता है ना, तो 7वां, इसमें संप्रदाय के बारे में, सभी इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। 7वें शिलालेख में अगर पूछे, मैं सारे के सारे लिखाऊंगी तुम्हें 14, तो पहली बात तो तुम इतना ध्यान रख लो, तुमसे ये नहीं पूछता है इसमें जो जिक्र किया गया है किनकी विशेषताओं का किया गया है, तो संप्रदाय की विशेषताओं का। उसके बाद सबसे छोटा शिलालेख लिखो, अशोक का सबसे छोटा शिलालेख, शिलालेख, इसमें नाम पूछता है हमें, देखो नाम लिखो, रूमी देवी। एक मिनट भी मैं लिख देती हूँ, रूमी देवी की माता। इसमें नंबर नहीं पूछेगा, ये हमेशा पूछा गया है भी छोटा, सबसे छोटा शिलालेख है, मैं शिलालेख तुम्हें 14 के 14 लिखाऊंगी। सबसे छोटा शिलालेख है वो कौन सा है? रूमी देवी है। सबसे बड़ा शिलालेख है वो कौन सा है? 7वां है भी। और कितने शिलालेख है? 14 है भी।
और कलिंग के युद्ध की जानकारी हमें कौन सा शिलालेख देता है? 13वां देता है। और जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था, एक साइड तो अशोक की थी, उसके सामने कौन था बोले? भी कलिंग का जो युद्ध है किन किन के बीच हुआ? यही लिख लो इसके पास ही। हमेशा लिखो ना तो थोड़ी जगह छोड़ दिया करो उसके आसपास, क्योंकि अब नीचे अगर मैं तुम्हें लास्ट में लिखाती हूँ लाइन तो गड़बड़ हो जाती है, उसके साथ ही लिख लो। कलिंग का युद्ध कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के राजा कलिंग के राजा राजा अनंत के बीच हुआ था। बहुत कम पूछता है, परंतु क्या पता अपडेट करके भी ज्यादा डीपली पूछ ले। ये पूछा कम गया परंतु पूछ ले भी, क्योंकि ये कलिंग वाला तो बहुत फेमस हुआ पड़ा है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, कहाँ पड़ता है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो क्या पता ये पूछ ले भी कलिंग का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था? अशोक और अनंत के बीच। कहाँ का राजा था? कलिंग का, ध्यान रखना। उसके बाद जो है ये युद्ध कब हुआ भाई? 261 है BC में हुआ। इसी के बाद ही अशोक ने अपने हथियार डाल दिए थे। अशोक जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। इस युद्ध के बाद कहते हैं भी इस कलिंग के युद्ध में इतना नर संहार हुआ भी, जो सड़ेआम जो उन्होंने अपने आप को विजयी, तो कौन रहा था इस युद्ध में? अशोक रहा था। परंतु अशोक को अपने आप में घृणा होने लगी भी, मैंने कितने निर्दोष लोगों का कत्ल किया है। जैसे अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था तो उसमें निर्दयी लोग भी मारे जाते। अरे निर्दयी लोग मारे जाते हैं अगर ज्यादा दिन युद्ध चलता। जैसे यूक्रेन और रूस का अगर देखें तो यूक्रेन में क्या हाल था, इजराइल और हमाम का देखे भी, कसूर किसी का है, मतलब उसका बलिदान कोई और दे रहा है। तो यही था भी, इसमें बहुत सारे लोगों का कत्ल किया गया। तो अशोक ने अपने आप पे यह घृणा फील की और उसके बाद ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे और उन्होंने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। लिखो अशोक है बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो ये ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ लिखा दूंगी भी अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी बौद्ध धर्म ने अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपना लिया था? तो उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद अपनाया था। देख लो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था भी। किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और लिखिए भी अशोक को कौन कौन सी पुस्तकों में क्या क्या नाम दिया गया है? लिखो, ये रट्टा मारने वाले कह दी। मस्की और गुर्जरा के लेखक में उसका नाम अशोक मिलता है भी। लिखो, मैं लिखा दूंगी, 1 मिनट रुको। मस्की और गुर्जरा लेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है।
उसके बाद लिखेंगे पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में, पुराण कितने हैं भी? पुराणों की संख्या कितनी है? 18वीं। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा है, अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण कितने हैं? 18 है भी, लिख लो। पुराण कितने, जिन बच्चों ने लिख रखा है उनको तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं लिख रखा लिख लो भी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है भी। सबसे पुराना पुराण भी, सबसे पुराना पुराण भी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, तो किसका जिक्र अभी मत्स्य पुराण में? विष्णु भगवान के, विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जिक्र है। भगवान के 10 अवतारों का जिक्र है। अवतारों का जिक्र है, लिखो 10 अवतारों का जिक्र है। क्लियर में? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किसका जिक्र है? विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जिक्र है। क्लियर? उसके बाद लिखें अशोक को राज्याभिषेक से संबंध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है भी। लिखो राज्याभिषेक राज्याभिषेक शेख से संबंध लघु शिलालेख। अब तुम्हें एक क्वेश्चन और आ गया भाई, जो उनके राज्याभिषेक का जिक्र मिलता है वो किस में मिलता है? लघु शिलालेख में। लघु शिलालेख में, लघु शिलालेख में अपने आपको बौद्ध शाक्य कहा है भी। हो गया? इतना पढ़ेंगे, एक बार 5 मिनट इनका रिवीजन कर लेते हैं सभी का जितना है। अशोक के बारे में बहुत सारा है, कल एक क्लास और रहेगी अशोक के बारे में। तो पीछे हमने जितना लिखा है वो एक बार 5 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं। सभी बच्चे कॉपी बंद कर दो, तभी तुम्हारे ये क्लियरिटी आएगी। सभी बच्चे कॉपी बंद कर दो। सुनो मौर्य वंश की नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी हुई? घनानंद, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजकार्य की जो शिक्षा दी थी वो किसने दी थी? चाणक्य ने दी थी। चाणक्य की पुस्तक का नाम भी अर्थशास्त्र भी, और उस टाइम उसका मीनिंग क्या था? राजनीति से।
चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी एग्जाम में पूछता है। उनका चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त भी। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथ में क्या कहा गया अभी? और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राज्यपाल कौन था भी? पुष्यगुप्त था भी। पुष्यगुप्त वैश्य था। और पुष्यगुप्त वैश्य ने किस झील का निर्माण करवाया भी? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कहाँ पड़ती है? जूनागढ़ गुजरात में पड़ती है भी। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था वो किसने करवाया था भी? रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था भी। क्लियर है? उसके बाद है उसका बेटा आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होगी थी? उन्होंने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था भी? अगर पूछ ले भी चंद्रगुप्त मौर्य है किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का था भी। और जैन धर्म में किसको अपनाया उन्होंने? भद्रबाहु को। भद्रबाहु को। और भद्रबाहु में क्या था भी? दिगंबर। क्लियर है? और उन्होंने अपने प्राण किस विधि के द्वारा त्यागे थे भी? सुलेखना विधि। सुलेखना विधि तुम्हें पता चल गई भी? उसमें अन्न पानी जो है उसका एक भी पानी की एक बूंद भी नहीं ली जाती, अन्न का एक दाना भी नहीं लिया जाता। ये ऐसी विधि है। उसके बाद उसका जो बेटा आता है अभी बिंदुसार। बिंदुसार का टाइम पीरियड क्या रहा अभी शासन काल का? 298 से 273 रहा अभी। बिंदुसार ने अपने आप को किसकी उपाधि दी थी? आमित्र घात भी। आमित्र घात का अर्थ क्या है? शत्रुओं का विनाश करने वाला। बिंदुसार ने अपनी राजधानी मगध की राजधानी कौन सी बनाई थी? राजगृह को बनाया था भी। और बिंदुसार ने कौन से संप्रदाय को बनाया था भी? अपनाया था? आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था भी। आजीवन संप्रदाय क्या होता है भी? जो भगवान वगैरह में विश्वास नहीं करता, जो ये मूर्ति पूजा है उनमें वो खंडन करता था। उसके बाद उसका बेटा आता है भाई अशोक। अशोक का जो टाइम पीरियड क्या रहा था भाई शासनकाल का? 273 से 32 BC तक भी। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ भाई? 4 साल बाद हुआ। कब हुआ? 269 BC में हुआ। और ये हमें उसके राज्य अभिषेक की जानकारी हमें कौन से शिलालेख से मिलती है? राज्य अभिषेक की जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? लघु शिलालेख में। अभी मैंने तुम्हें बताया है भी उन्होंने लघु शिलालेख में ये भी कहा अपने आप को बौद्ध शाक्य कहा है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। कलिंग का जो युद्ध हुआ वो किन किन के बीच में हुआ भी? अशोक और कलिंग के कलिंग के जो राजा थे वो अनंत थे भी, उनके बीच में हुआ। और कलिंग वर्तमान में कहां पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ भाई? 261 BC में हुआ। और ये कलिंग के युद्ध की जानकारी हमें कौन सी शिलालेख से मिलती है? अशोक के कितने शिलालेख थे? सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे छोटा भूमिदेवी। क्लियर? शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ। तुम्हें पता चल गया भी क्या होता? अरे किसी बच्चे को कोई डाउट हो भी? शिलालेख होता है जो शिलाओं पे लिखा गया। कल इनके बारे में पढ़ेंगे भी। पहले ये साक्ष्य हमने कहां देखे, किसने इनको पढ़ा। उसके बाद है भी क्या और क्या पढ़ा था? अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया था भाई? किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था भाई। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? कब हुई थी? 273 BC में। और बिंदुसार के टाइम में जो अशोक था वो किस पद पर था? कहां का राज्यपाल था? अवंती का। अवंती महाजनपद कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? बिंदुसार के टाइम में उन्होंने किस विद्रोह को शांतिपूर्वक निपटा दिया था भी? तक्षशिला विद्रोह को। ये लाइन लिख लो कहीं हो जाए
तो ये लाइन लिख लो, हमने कहाँ पढ़ा था? लिख लो। बिंदुसार के शासन काल में जो तक्षशिला विद्रोह भी पूछ सकता है, तक्षशिला विद्रोह को शांतिपूर्वक किसने समाप्त कर दिया था? अशोक ने कर दिया था। अशोक लिख रखा है, उसके साथ ही लिख दो तक्षशिला जो विद्रोह लिख के और शांतिपूर्वक निपटा दिया था। इसी खुशी से तो उन्हें गर्व हुआ था बिंदुसार को भी ये राजपाट संभाल सकता है, परंतु उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। और अशोक के 4 भाई थे भी, हर कोई दावा कर रहा था, और अशोक ने 4 वर्षों में 3 भाइयों को निपटारा कर दिया भाई। उसके बाद उन्होंने उसका जो राज्याभिषेक हुआ वो 269 BC में हुआ था भाई। क्लियर है? क्लियर है भाई? उसको मस्की और गुरुजरा में किस नाम से जाना गया है? अशोक से। अशोक वर्धन किसमें कहा गया? पुराणों में। पुराण कितने हैं? सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण में किसका जिक्र मिलता है? विष्णु के 10 अवतारों का। और किस में उन्होंने अपने आप को बोध साक्ष्य कहा था भी? लघु शिलालेख में। क्लियर? अब तुम्हें ये जो शिलालेख लिखा है, मैं एक दिन इनका शिलालेख भी लिखा दूंगी। कल इस अशोक के बारे में हम जानकारी और करेंगे। थैंक यू।